आज की हेडिंग क्या रहेगी? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। देखिए बच्चों, एक्चुअली में ये टॉपिक जो है वो हमको पढ़ना था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद पढ़ना था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद पढ़ना था, लेकिन हम क्योंकि ये दक्षिण भारत के राज्य हैं इसलिए इसको अलग से सेपरेट करके पढ़ते हैं, हम इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? विजयनगर। तो हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में भी ये हमको पढ़ना है। ये क्या है? दक्षिण भारत के राज्य हैं। राज्य हैं। इसमें पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थिति देखने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कैसी है। ठीक है, साउथ इंडिया को आप अच्छे से देखिए। इसमें नीचे आपको पड़ेगा विजयनगर और ऊपर पड़ेगा आपको बहमनी। देखिएगा, यहां आपको पड़ेगा गुलबर्गा, देखिए बहमनी की राजधानी रहेगी। ये पड़ेगा विजयनगर। ठीक है, गुलबर्गा, विजयनगर। ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये जो क्षेत्र है ये आपका पड़ेगा बहमनी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रहेगा? ये पूरा बहमनी क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र रहेगा ये कौन सा क्षेत्र रहेगा? ये क्षेत्र रहेगा गुलबर्गा। ये कहलाएगा बच्चों बहमनी क्षेत्र। ये जो होगा विजयनगर जो होगा वो कहलाएगा आपका विजयनगर में यहाँ पर कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर रहेगी बच्चों। क्या? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर। यहां से ये समझो, ये हो गई तुंगभद्रा रिवर जो बहमनी और विजयनगर के बीच क्या होगी? सेपरेट होगी। बहमनी और विजयनगर के बीच क्या होगी? सेपरेट होगी। अब देखो बच्चों, यहीं पे पास में एक जगह है उदयगिरी। कौन सी जगह है? उदयगिरी। और बच्चों आपको खानदेश, दक्षिण भारत के राज्यों में अहमदनगर, बीदर, खानदेश ये सब रहता था। ये है बच्चों खानदेश। क्या है ये? खानदेश वाला स्थान। ये क्या है? गुलबर्गा। ये क्या है? विजयनगर वाला स्थान। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है? उदयगिरी। ठीक है, जो बहमनी है ना बच्चों, बहमनी बाद में अलग अलग छोटे राज्यों में बटेगा। जो छोटे राज्य हैं उनकी संख्या जो है वो टोटल 4 है। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तो ये छोटे छोटे राज्यों में बटेगा। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा
बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 5 क्षेत्रों में बटेगा। कौन? बहमनी साम्राज्य बाद में जाके जब टूटेगा ये 5 अलग अलग क्षेत्रों में बटेगा। कौन? बहमनी क्षेत्र। ठीक है। और ये कब कब बनेंगे देखिएगा, यहीं पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। बरार बनेगा 1484 में। ठीक है, ये बनेगा 1484 में बच्चों। ये बनेगा 1489 में, ये बनेगा 1490 में। ठीक है, गोलकुंडा 1490 में। फिर 1512 और 1526, गोलकुंडा 1512 और बीदर 1526। बहमनी साम्राज्य के उत्तरवर्ती साम्राज्य। ये किसकी बात हो गई? बहमनी की बात हो। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं? इसका मैपिंग रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मैपिंग देख रहे हैं। मैपिंग देख रहे हैं ताकि आपको एहसास तो कि हम किस एरिया के पढ़ रहे हैं। आप फिर पृष्ठभूमि से पढ़ेंगे पूरा। देखो, ये क्लियर हुआ बहमनी के बारे में। बहमनी साम्राज्य में बच्चों आपको, बहमनी साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य में आपको 3 नदियां दिखेंगी, देखने को मिलेंगी। एक नदी का नाम कावेरी, दूसरे का नाम पेन्नार और तीसरे का नाम पसार रहेगा। तो ये नदियां देख लीजिएगा। कौन सी? एक है आपकी कावेरी, एक है आपकी पेन्नार और एक है आपकी पसार। तो कावेरी, पेन्नार, आपको मैं क्यों बता रहा हूं लोकेशन? क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा कि विजयनगर और बहमनी के बीच कौन सी नदी है। आपको एकदम अच्छे से रहा कि कावेरी विजयनगर में है, पेन्नार विजयनगर में, पसार किसमें है? विजयनगर में। कायदे से तुंगभद्रा रिवर कौन सी है बच्चों? ये जो आपको रिवर दिख रहे हैं, ये बीचों बीच कौन सी रिवर है? तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर। ऊपर कौन सा स्थान है? बहमनी। नीचे कौन सा स्थान है? विजयनगर। एक और कंटेस्ट में आएगा बच्चों, काम्पिली एक जगह है। कौन सी जगह है? एक और कंटेस्ट में आने वाली जगह काम्पिली। अभी इसको हम पढ़ाते टाइम यूज करने वाले हैं। काम्पिली एक जगह मिलेगी। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये अलग अलग क्षेत्रों में बटेगा। विजयनगर क्षेत्र के बारे में अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब बच्चों यहां पे ना 2-3 शहर आप याद देख लीजिए क्योंकि ये कंटेस्ट में आएगा। मदुरई, तूतीकोरिन। एक हो गया तूतीकोरिन और दूसरा हो गया मदुरई। अभी इस शहर को क्योंकि मिलाया जाएगा इसलिए बता रहे हैं, मदुरई और तूतीकोरिन, विजयनगर के नीचे स्थित 2 इंपॉर्टेंट शहर, मदुरई और तूतीकोरिन। तो ये हो गया मैपिंग रिप्रेजेंटेशन किसका? विजयनगर और बहमनी का। क्या हो गया? मैपिंग रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम विजयनगर से स्टार्ट करते हैं और विजयनगर में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृष्ठभूमि। सबसे पहले क्या देखेंगे? पृष्ठभूमि। अब समझिएगा बच्चों ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। बच्चों ये जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई है वो 1336 में हुई है। कब हुई है? 1336 में हुई है और यह रायचूर दोआब के दक्षिण में है। तो पहली चीज इसके बारे में लिखिएगा, ये रायचूर दोआब के दक्षिण में स्थित, दक्षिण में स्थित, रायचूर दोआब के दक्षिण में स्थित। अब इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की है बच्चों हरिहर और
व बुक्का नामक भाइयों ने की है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की है? इसकी स्थापना की गई 1336 इकाई में की गई है। ठीक है, हरिहर और बुक्का कौन है? तो हरिहर और बुक्का बच्चों आपस में भाई हैं। इनके पिताजी का नाम जो है वो संगम। क्या नाम है इनके पिताजी का? संगम। ठीक है, ये सिर्फ विजयनगर के बारे में एक लाइन में कहना चाह रहा हूं, तो वो ये है कि विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई है। ठीक है, जो कि संगम के क्या हैं? पुत्र हैं। अब देखिए, पृष्ठभूमि होता ही है बच्चों, इसका सीधा संबंध है जो ये है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की, मोहम्मद बिन तुगलक, याद कीजिए मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक रहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम किसकी स्थापना हुई है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसकी स्थापना हुई है? विजयनगर साम्राज्य। अब स्टोरी सुनिएगा क्या हुआ था, एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। देखिए बच्चों, ये हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बनाना चाहता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में एक्सपेंशन की नीति अपनाई। उसमें उसने राजधानी का परिवर्तन किया और उसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां शिफ्ट की? दौलताबाद शिफ्ट की। ठीक है, जब दिल्ली से अपनी राजधानी कहां शिफ्ट करता है? दौलताबाद शिफ्ट करता है। तो क्या करता है कि तुगलक अपनी पूरी सत्ता को दक्षिण भारत में डायरेक्ट शासन करना चाहता है। तो वो क्या करता है? अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? तो काकतीय वंश के सामंत किस पे अटैक करता है? हरिहर और बुक्का पे अटैक करता है। वहां पे नीचे किसका शासन रहता है? काकतीय वंश का शासन रहता है। तो कौन अटैक करता है? तुगलक वंश अटैक करता है। तुगलक वंश किस पे अटैक किया? काकतीय वंश पे अटैक किया। काकतीय वंश में काकतीय वंश के जो सेनापति वो कौन है? हरिहर और बुक्का है। ठीक है, उनको हरा देता है, काकतीय वंश को हरा देता है और उस क्षेत्र को जीत देता है और हरिहर और बुक्का को पकड़ता है और फिर कहां ले जाता है? फिर वापस दिल्ली ले जाता है। दिल्ली ले जाने के बाद उनको इस्लाम धर्म में बदल देता है। किसमें बदल देता है? इस्लाम धर्म अपनाने को बोलता है और उनको क्या बना देता है? इस्लाम धर्म कबूल कराता है। ठीक है, समझ आया? बट क्या होता है, कुछ दिन बाद ये हरिहर और बुक्का को वापस से कर्नाटक में भेज देता है। क्या? शासन करने के लिए कि तुम लोग जाओ, क्योंकि कन्वर्जन हो गया, तुम लोग जाओ। तो अब क्या होता है, ये हरिहर और बुक्का चुपचाप कर्नाटक आ जाते हैं और कर्नाटक आने के बाद धीरे से वो मौका पाके उनके एक गुरु रहते हैं जिसका नाम रहता है विघारण्य। दो गुरु रहते हैं, एक का नाम रहता है विघारण्य और एक का नाम रहता है भाषारण। तो देखिए, विघारण्य, उनके गुरु का नाम क्या है? विघारण्य। वो उसकी सलाह से फिर किसकी स्थापना करते हैं? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, विजयनगर की स्थापना करते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया बच्चों कि प्रारंभ में क्या होता है, सुनिएगा, इसको हम समरी में लिखते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो रहता है वो किस पर अटैक करता है बच्चों? काकतीय वंश पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? काकतीय वंश। और ये काकतीय वंश के क्या रहते हैं? हरिहर और बुक्का सामंत रहते हैं। और इनको क्या कर दिया जाता है? इनको गिरफ्तार करके या बंदी बना के कहां ले जाते हैं? वापस दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। दिल्ली में क्या कराते हैं? धर्म परिवर्तन। और फिर वापस इनको कहां भेज दिया जाता है बच्चों? वापस इनको कर्नाटक भेज दिया जाता है। कर्नाटक क्षेत्र भेजते हैं। और फिर कर्नाटक में क्या करते हैं? मौका पाकर ये क्या करते हैं? वापस से मौका पाकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और कब स्थापना करते हैं? तो 1336 में स्थापना करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी पृष्ठभूमि हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है। विघारण्य जो क्या है? हरिहर और बुक्का के गुरु हैं। पहले प्रारंभ में हिंदू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मुस्लिम में।
वापस से विज्ञारण इनको हिंदू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ अटैक करता है? काकतीय वंश में अटैक करता है। क्यों? दक्षिण भारत पे विस्तार नीति के तहत। काकतीय वंश पे अटैक करेगा तो क्या होगा? वहां से सामंत को गिरफ्तार करके कहाँ ले जाएगा? दिल्ली। दिल्ली से फिर वापस वो सामंत कहाँ चले जाएंगे? कर्नाटक। और कर्नाटक में जाके किसकी स्थापना करेंगे? विजयनगर साम्राज्य की। और कब स्थापना होगी? 1336 इकाई में स्थापना होगी। होता ये है बच्चों, दरअसल थोड़ा सा समझिएगा कि विजयनगर साम्राज्य कैसे ये आसानी से स्टेब्लिश कर पाते हैं। होता ये बच्चों, जब मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करता है तो दिल्ली की जनता में क्या हो जाता है? बहुत रोष उत्पन्न हो जाता है। तो मजबूरन उसको क्या करना पड़ता है? दौलताबाद को छोड़ के वापस से कहां जाना पड़ता है? दिल्ली। और आपको पता है कि वो खुरासन वाले क्षेत्र में, ईरान वाले क्षेत्र में अपने आप को एक्सपेंशन करना चाह रहा था। तो वो क्या करता है? अपना कंसंट्रेशन दक्षिण भारत से हटा के वापस से किधर करना चालू करता है? उत्तर भारत की तरफ और ईरान और उत्तर पश्चिम राज्यों की तरफ करना चालू करता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब अपना कंसंट्रेशन उधर चालू करेगा तो नीचे क्या होगा? नीचे तुगलक वंश का विघटन हो जाएगा। इस विघटन का फायदा कौन उठाएंगे? हरिहर और बुक्का उठाएंगे। समझ आया कि नहीं है? बच्चों इनके एक और गुरु हैं जिनका नाम शायण है। शायण। एक्चुअली क्या है? वेदों के बारे में पूरी चीज की जो जानकारी है हरिहर और बुक्का को शायण के माध्यम से मिली है। तो वेदों के बारे में, वेदों के बारे में जो जानकारी है वो कहां से मिली है? शायण के माध्यम से मिली है। अब बच्चों विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें जानबूझ के ये गैप छोड़ के रखा है। विजयनगर साम्राज्य जो है वो 4 अलग अलग वंशों में बटेगा। कितने वंशों में बटेगा? 4 अलग अलग वंशों में बटेगा। पहले वंश का नाम है संगम वंश। क्या नाम है? संगम वंश। संगम वंश का नाम संगम वंश क्यों है? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम क्या था? संगम था, इसलिए इस वंश का नाम क्या रखा गया? संगम वंश। तो संगम वंश के बाद सुलु वंश, सुलु वंश के साथ बाद तुलु वंश, और तुलु वंश के बाद अराविडु वंश। ये 4 वंश आएंगे। कौन कौन से? संगम वंश, सुलु वंश और तुलु वंश और अराविडु वंश। ठीक है, तो 4 वंश देखते हैं। कौन कौन से वंश है बच्चों? विजयनगर के वंश देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक का नाम है संगम वंश, दूसरे का नाम है सुलभ वंश, तीसरे का नाम है तुलुव वंश और चौथे का नाम है अराविडु वंश। अराविडु वंश। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश आ गए? 4 राजवंश आ गए। कब कब आ गए? तो बच्चों 1336 से लेके 1485, 1485 से लेके 1505, 1505 से लेके 1570 और 1570 के बाद से लेके अराविडो वंश रहे। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखेंगे। बस आप अभी सुन लीजिए। अब इसी को और डिटेल में देखेंगे, विजयनगर के 4 राज्य। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, फिर उसके बाद बताते हैं। चलिए, तो हेडिंग अपन यहां डालते हैं, चार राजवंश एक नजर में। ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग कैसे कवर करेंगे? टेबल के माध्यम से कवर हो जाए तो।
तो बच्चों सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले वंश, ठीक, वंश। फिर दूसरा शासनकाल, स्थापना, स्थापक राजा, अंतिम राजा, विशेष, ऐसे करके देखते हैं। तो पहला जो है बच्चों, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला कौन सा वंश है, चलो बताइए। तो पहला वंश कौन सा है, संगम वंश। दूसरा कौन सा वंश है, सुलभ वंश। तीसरा कौन सा वंश है, तुलुव वंश। अगला कौन सा वंश है बच्चों, अराबिडु वंश, अराबिडु वंश। सबका टाइम पीरियड देखते हैं बच्चों, टाइम पीरियड देखिएगा। तो सबका टाइम पीरियड संगम वंश कब से कब है बच्चों, तो 1336 से 1485 तक, फिर 1485 से 1505 तक, फिर 1505 से 1570 तक, फिर 1570 इकाई के बाद ठीक है। अब बच्चों अगर इनके स्थापक राजा की बात करोगे तो पहले जो है, पहले हरिहर और बुक्का यानी हरिहर प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है, संस्थापक जो है वो किसको मानते हैं, याद रखिएगा बच्चों, हरिहर प्रथम, यानी संगम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, हरिहर प्रथम को माना जाता है। और जो सुलभ वंश है ना, सालुब नरसिंह, और जो तुलु वंश है उसका नाम है वीर नरसिंह, और जो अराबिडु है उसका नाम है तिरुमल। याद कीजिएगा, पहला हरिहर प्रथम, दूसरा शालुब नरसिंह, तीसरा वीर नरसिंह, और चौथा, चौथा बताइए। चलिए देखिए, चौथा है तिरुमल। क्या है, तिरुमल। संस्थापक कौन है, तिरुमल। इसके संस्थापक कौन है, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। फिर उसके बाद शालुब नरसिंह, कौन से, शालुब नरसिंह। संगम वंश, सुलभ वंश, तुलु वंश, अराबिडु वंश, इनका शासनकाल, इनके संस्थापक, स्थापक राज्य। ठीक है। अब इनके अंतिम राजा में विरूपाक्ष द्वितीय इमाडी नरसिंह। विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम राजा इमाडी नरसिंह। हरिहर प्रथम, विरूपाक्ष द्वितीय, हरिहर प्रथम, विरूपाक्ष द्वितीय, शालुब नरसिंह और इमाडी नरसिंह। फिर उसके बाद सदाशिव राय और रंग तृतीय। इतना याद रखिएगा। देखिए, हरिहर और बुक्का ने कौन से वंश की प्रारंभ किया, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें संगम वंश की शुरुआत किसने की, हरिहर प्रथम ने की। फिर उसके बाद सलू वंश किसके द्वारा आया, तो शालुब नरसिंह। फिर किसके द्वारा, वीर नरसिंह। फिर किसके द्वारा, तिरुमल के द्वारा। ठीक है। अब इधर से रंग तृतीय, इधर से सदाशिव राय, इमाडी नरसिंह और विरूपाक्ष द्वितीय। इसको याद कीजिए, इन दोनों को सही जोड़ी में पूछ सकता है बिल्कुल।
बच्चों दो जगहें हैं, अन्नय गिंडी, अन्नय गिंडी एक जगह है। अन्नय गिंडी प्रारंभिक राजधानी रहती है जो किसकी वंश की रहती है, संगम वंश की रहती है। तो अन्नय गिंडी से एक राजधानी परिवर्तन होता है जो कि विजयनगर हो रहा है। कहां हो रहा है, विजयनगर। और बच्चों विजयनगर का पुराना नाम है मतलब वर्तमान नाम है हम्पी, और यूनेस्को की सूची में शामिल है शहर। ठीक है, अन्य गिंडी एक जगह है जो कि प्रारंभिक राजधानी रहती है, फिर उसके बाद राजधानी किसको बनाई जाती है, विजयनगर को राजधानी बनाई जाती है। इसी तरीके से एक और राजधानी है जो बेनेगुंडा है, बेनेगुंडा, और बेनेगुंडा से फिर राजधानी परिवर्तन होता है चंद्रगिरी। आपको राजधानी परिवर्तन दिख रही है? क्या, अन्य गिंडी से विजयनगर, विजयनगर से बेनेगुंडा, बेनेगुंडा से चंद्रगिरी, ये राजधानी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी राजधानी, चारों राजधानी बनी है। तो देखिएगा अन्य गिंडी से विजयनगर, और फिर उसके बाद यहाँ पे बेनेगुंडा राजधानी बनाते हैं। तो बेनेगुंडा से आप ये समझिएगा राजधानी कहां शिफ्ट होती है, तो चंद्रगिरी, और फिर राजधानी वही रहती है। तो हमने पहले में मैपिंग देख ली पूरा, क्या क्या स्थिति है, कैसी कैसी स्थिति है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विजयनगर के 4 राजवंशों की समरी। अब चालू करते हैं संगम राजवंश। चलिए स्टार्ट करें संगम वंश। बच्चों अब बात कर रहे हैं हम किसकी, संगम वंश की। अच्छा, संगम वंश की बात करने से पहले आपको यह समझना होगा कि संगम वंश के प्रमुख राजा कौन कौन रहे हैं। हम राजाओं की सूची बनाते हैं ताकि हमें चीजें जल्दी याद हो। सबसे पहला जो राजा रहेगा वो हरिहर प्रथम रहेगा। कौन रहेगा, हरिहर प्रथम। देखिएगा इनके राजाओं, पहला कौन हो गया, हरिहर प्रथम। ठीक है, दूसरा कौन हो गया, दूसरा हो गया बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम। तीसरा जो होगा वो हरिहर द्वितीय। कौन होगा, हरिहर द्वितीय। चौथे जो होगा वो देवराय प्रथम। देवराय प्रथम, देवराय प्रथम इंपॉर्टेंट राजा रहेगा बच्चों। और देवराय द्वितीय मल्लिकार्जुन। कौन, मल्लिकार्जुन। और अंतिम राजा कौन था, विरूपाक्ष। ठीक है, पहले तो 20 साल ये शासन करेगा। कौन, हरिहर प्रथम। पर हरिहर और बुक्का में एक बड़ा भाई जो है हरिहर, छोटे भाई का नाम क्या है, बुक्का है। तो बड़ा भाई कितने साल शासन करता है, 20 साल शासन करता है। उसके बाद ये भी 20 साल शासन करेगा, 1356 से लेके 1377 तक।
कौन? बुक्का। दोनों दोनों भाई कितने साल शासन करते हैं? 20-20 साल शासन करते हैं। और उसके बाद जो हरिहर द्वितीय है वो अगेन 20 साल शासन करेगा। वो कैसे? 1377 से 1406, 30 साल ये कितना शासन करता है? 30 साल। 20 साल न करके 30 साल शासन करता है। कौन? हरिहर द्वितीय। फिर एक सेकंड बच्चों, जो विरूपाक्ष का शासन रहता है बच्चों 1400, एक सेकंड ना मैं क्लियर कर रहा हूं, 1486 से 1505, ठीक है। और इसका जो शासन है वो, यहां पे एक कंफ्यूजन है बच्चों, मैं उसको क्लियर कर रहा हूं, बताता हूं। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय में एक चीज बताना है मुझे आपको। हाँ, वही वही चीज है बच्चों। देखो एक चीज आपको बताना चाहिए, वही तो कंफ्यूजन हो रहा था। 1406 से ये स्किप हो जा रहा था, 1422 से 1446, 1446 से 1485, ठीक है। अब देखो सब के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको अपने को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या याद करते हैं कि संगम वंश के कितने राजा हुए? तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, और मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष, ठीक है। जिसमें हम किसकी बात करें सबसे पहले? तो सबसे पहले हरिहर प्रथम की बात करते हैं। तो हरिहर प्रथम के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जानकारी होना चाहिए वो आपको पता है। सबसे पहली बात यह है कि इसने किसकी स्थापना की? विजयनगर की स्थापना की। अच्छा, इसके गुरु का नाम क्या था बच्चों? इसके गुरु का नाम सायण और क्या था? विद्या हाँ, विद्यारण्य, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों इसके बारे में बस इतना आता कि प्रारंभ में इसने 20 साल शासन किया और कोई उल्लेखनीय काम के तौर पे इसने बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम नहीं किया। इसने जो पहली राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? अनैगोंडी को राजधानी बनाई थी। तो इसके टाइम की जो पहली राजधानी थी बच्चों वो क्या था? राजधानी क्या थी? अनैगोंडी इसकी क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। और बाद में क्या होगा? बाद में इसकी राजधानी में परिवर्तन आएगा। पहले इसने राजधानी किसको बनाया था? अनैगंडी को। बाद में किसको राजधानी बना देता है? तो विजयनगर। तो क्वेश्चन पूछता है अनैगंडी से विजयनगर राजधानी किसने बनाई? तो हरिहर प्रथम है जिसने अनैगंडी से राजधानी किसको बनाई है? विजयनगर को बनाई है। बच्चों जब आप इस मैप को देखेंगे तो यहाँ पे ना होयसल साम्राज्य है। कहाँ पे? यहाँ पे इस क्षेत्र में। ये क्या करता है बच्चों? होयसल साम्राज्य को किसमें मिलाने का काम करता है? तो विजयनगर में। तो याद रखिएगा, होयसल साम्राज्य को विजयनगर में मिलाने का काम करता है।
होयसल साम्राज्य को विजयनगर में मिलाने का काम करता है। अब किसकी बात करते हैं? बुक्का प्रथम की। बच्चों इस मैप को ध्यान से देखेंगे, इसमें ये तुंगभद्रा रिवर है बच्चों। यहाँ के महाबलेश्वर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम कौन सी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा। तो एक कृष्णा नदी है, एक तुंगभद्रा रिवर है, एक कावेरी है, एक पेन्नार है, एक पसार है। तो बच्चों क्या होता है, जब इसके बाद आप पढ़ोगे बुक्का प्रथम के बारे में, तो ये क्या करेगा, कृष्णा नदी के तट पे और तुंगभद्रा नदी के तट पे कौन सा है, देखो ये विजयनगर साम्राज्य है, ऊपर कौन सा साम्राज्य है? बहमनी। तो बहमनी साम्राज्य के राजा मोहम्मद शाह प्रथम, क्या ना बोल रहा हूं, मोहम्मद शाह प्रथम से युद्ध करेगा। कौन युद्ध करेगा? विजयनगर साम्राज्य का राजा। विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन रहेगा? कौन रहेगा? बुक्का प्रथम। तो बुक्का प्रथम का युद्ध होगा किससे? मोहम्मद शाह प्रथम से। मोहम्मद शाह कहां का है? बहमनी का है। और ये कहां का है? विजयनगर का है। किस नदी के किनारे होगा? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे एक करेगा, युद्ध करेगा। और युद्ध करेगा तो कौन जीतेगा? विजयनगर जीत जाएगा और विजयनगर का उस क्षेत्र पे अधिकार हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध कृष्णा एवं तुंगभद्रा के तट पर युद्ध करेगा। कौन करेगा? बुक्का प्रथम। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये क्या करेगा, जो मदुरई जगह है, जो मैंने लोकेशन बताया था, मदुरई को जीत कर विजयनगर में मिला लेगा। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, मदुरई क्षेत्र को जीत करके विजयनगर को में मिला लेगा। देखो अभी अगर देखोगे तो कृष्णा जो विजयनगर है और बहमनी के बीच जो सीमा है वो कौन सी? तुंगभद्रा रिवर की सीमा है। किसके बीच? बहमनी और विजयनगर के बीच। पर इसके शासनकाल में बहमनी और विजयनगर के बीच कृष्णा नदी सीमा हो गई थी। क्यों? तो ये क्षेत्र है कृष्णा का, ये क्षेत्र है तुंगभद्रा का, यहाँ पे विजयनगर है, यहाँ पे क्या है? बहमनी है। तो इसने क्या किया, इसने जीत करके अपने क्षेत्र को कहां तक कर लिया था? यहां तक कर लिया था, ऐसे क्षेत्र को जीत लिया था। तो क्या हुआ, बहमनी का ये क्षेत्र भी किसके कब्जे में आ गया? विजयनगर में। तो अब सीमा क्या हो गई? कृष्णा नदी। पर वापस से भी बहमनी वाले उस क्षेत्र को वापस जीत लेते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बच्चों विदेशी संबंध बनाने का शुरुआत जो पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य में विदेशी संबंध बनाने की शुरुआत किसने की, तो विदेशी संबंध बनाने की शुरुआत किसने की है? उस व्यक्ति का नाम है बुक्का प्रथम ने। किसने की है? बुक्का प्रथम ने। और चीन में अपना एक राजदूत मंडल भेजा। कहां भेजा उसने? चीन में अपना एक राजदूत मंडल भेजा और खुद को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि दी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि। और चीन में राजदूत मंडल भेजा। ये सब किसकी बात हो गई? बुक्का प्रथम की। ये खुद को हिंदू धर्म का पोषक मानता था। क्या मानता था? हिंदू धर्म का पोषक। खुद को हिंदू धर्म का पोषक मानता था।
हिंदू धर्म का पोषक मानता था, कृष्णा नदी की सीमा तक किया, चीन में राजदूत मंडल भेजा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली, मदुरै को जीत के विजयनगर में मिला दिया और बहमनी साम्राज्य में के विरुद्ध कृष्णा और तुंगभद्रा के तट पर युद्ध करेगा। युद्ध किससे करेगा? तो युद्ध करेगा मोहम्मद शाह प्रथम से युद्ध होगा बच्चों। क्लियर हुआ इतना? थोड़ा अरेंजमेंट में गड़बड़ हो गया इस बार, लेकिन अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं बच्चों? अब बात करते हैं हरिहर द्वितीय की। तो हरिहर द्वितीय को क्या बोलते हैं? हरिहर द्वितीय एक बड़ा राजा रहेगा क्योंकि सबसे लंबे समय तक शासन करेगा, है ना। मतलब शुरू के 3 राजाओं में 14वीं 15वीं शताब्दी में लंबे समय तक शासन करेगा। क्वेश्चन ये पूछता है बच्चों कभी कभी कि सबसे इन पूरे शासकों में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया है? तो मल्लिकार्जुन आपको दिख रहा होगा, 1446 से लेकर 1485 दिख रहा है। लगभग सीधे सीधे 40 साल के आसपास शासन किसने किया है? मल्लिकार्जुन ने किया है। तो संगम वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा कौन है? मल्लिकार्जुन। बच्चों मैसूर, त्रिचिनापल्ली और कांची, ये 3 जगह है जिसको जीतकर हरिहर द्वितीय किसमें मिला लेगा? विजयनगर में मिला लेगा। और देखिए इसके संबंध में 2-3 बातें बता दूं। बच्चों पहली बात यह है कि हरिहर द्वितीय जो राजा रहेगा वो एक कामगर राजा रहेगा। कैसे कामगर राजा रहेगा? तो देखिएगा, सबसे पहली चीज ये कांची, मैसूर, त्रिचिनापल्ली, दक्षिण के क्षेत्रों को जीतकर किसमें मिला लेगा बच्चों? विजयनगर में मिला लेगा। बच्चों ये 2 अच्छे व्यक्ति को नियुक्त करेगा। एक इसका प्रधानमंत्री रहेगा जो क्या कहलाएगा? सायण कहलाएगा, जो बता रहा था अभी आपको। एक इसका प्रधानमंत्री रहेगा जो सायण कहलाएगा, और इसी तरीके से एक इसका बहुत अच्छा सेनापति होगा जो जैन मतावलंबी होगा, उसका नाम जो होगा इरुगपा। 2 व्यक्ति का नाम याद रखना है। ये अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करता है? और सेनापति। 2 प्रतापी राजाओं, जो 2 प्रतापी व्यक्तियों को करता है। प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करेगा? तो उसका नाम होता है सायण, और सेनापति किसको नियुक्त करता है? इरुगपा। ये दोनों कैसे कैसे व्यक्ति रहते हैं? बहुत ही समझदार व्यक्ति रहते हैं और उसको पूरे शासन करने में मदद करते हैं। किसकी? हरिहर द्वितीय की मदद करते हैं। बच्चों ये बहमनी के जिस तरीके से इसने किस पे मोहम्मद शाह प्रथम पर आक्रमण किया था, उसी तरीके से हरिहर द्वितीय भी किस पे आक्रमण करता है? बहमनी के राजा फिरोज शाह पर आक्रमण करता है। याद रखिएगा, ये बहमनी के शासक फिरोज शाह पर आक्रमण करता है। युद्ध में फिरोज शाह हरिहर द्वितीय को हरा देता है। बच्चों बहमनी साम्राज्य की विजय होती है, क्या करता है? वो हरा देता है। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है? देखो आप ऐसे समझो कि विजयनगर यहां है, विजयनगर यहां है और ये साउथ की जगह है। विजयनगर अपना एक्सपेंशन चालू किया, एक्सपेंशन चालू करके किसको जीत रहा है?
देखो सबसे पहले तो मदुरई को जीता, मदुरई के बाद वो इधर जा रहा है तुतीकोरिन, तुतीकोरिन के बाद मैसूर, मैसूर के बाद वो तिरुचिरापल्ली, इस पूरे क्षेत्र को जीत रहा है। और ऊपर किसका क्षेत्र है, तो ऊपर क्या करना चाह रहा है, ऊपर फिर वो अटैक करना चाह रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ बोलना चाहिए, विजयनगर अपना क्या करना चाह रहा है, विस्तार करना चाह रहा है। तो विस्तार नहीं करने दिया जा रहा, विस्तार करने से कौन रोक रहा है, तो जो फिरोज शाह जो था उसने क्या किया, बहमनी साम्राज्य को जीतने से रोका। समझ आया कि नहीं आया? बच्चों यहां गोवा है, ये गोवा के में आक्रमण करके गोवा को जीत लेता है। तो बेलगांव और गोवा, बेलगांव और गोवा को किसमें मिलाता है, विजयनगर में। बच्चों एक और ये श्रीलंका तक आक्रमण करने वाला पहला राजा। हरिहर द्वितीय। बहुत डिटेल कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं जानबूझ के। विजयनगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उड़ा देते हैं। बच्चों जो रायचूर दोआब है ना, रायचूर दोआब में बोला था, देखो यहां पे एक शब्द का प्रयोग किया था। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच जो दोआब है, समझो ये कृष्णा नदी है बच्चों, ये तुंगभद्रा नदी है, ये क्या है, बहमनी साम्राज्य है। और ये नदी मतलब आई है, तो यहाँ पे आते आते ऐसे हुए, तो ये दोआब क्षेत्र है। कौन सा दोआब क्षेत्र है, रायचूर दोआब क्षेत्र। तो रायचूर दोआब क्षेत्र के दक्षिण में कौन है, विजयनगर, और उत्तर में कौन है, बहमनी। उत्तर में कौन है, बहमनी। हुआ ये था बच्चों कि जो रायचूर क्षेत्र था उस क्षेत्र को किसने जीत लिया था, उस क्षेत्र को जीत लिया था बच्चों, यहाँ पे देखिएगा बुक्का प्रथम ने क्या किया था, कृष्णा तक एक्सपेंशन कर लिया था। तो रायचूर क्षेत्र को पूरा जीते जीते कहां तक पहुंच गया था, कृष्णा नदी तक पहुंच गया था। जो रायचूर क्षेत्र था वो रायचूर अब किसके कब्जे में था, पूरा, हाँ हरिहर द्वितीय को मिल गया था। बुक्का प्रथम से किसको मिला, हरिहर द्वितीय को। लेकिन हरिहर द्वितीय के अगेंस्ट किसने युद्ध किया, फिरोज शाह प्रथम ने। फिरोज शाह प्रथम ने उस रायचूर क्षेत्र को क्या किया, रायचूर क्षेत्र के अगेंस्ट, मतलब रायचूर क्षेत्र को जीतना चाहा। तो हरिहर द्वितीय के टाइम में रायचूर क्षेत्र किसके पास था, हरिहर द्वितीय के पास था, हरिहर द्वितीय के पास था। लेकिन अब किसकी बारी आएगी, देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम जैसे ही बनेगा, जैसे ही बनेगा, ये एकदम लास्ट टाइम की बात, जैसे ही बनेगा फिरोज शाह जो रहेगा वो अटैक किए रहेगा, युद्ध करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, और देवराय प्रथम से जो रायचूर दोआब क्षेत्र है उसको छीन लेता है। यानी कि रायचूर दोआब क्षेत्र किसके पास चला आता है, अब बहमनी साम्राज्य के पास। किसके पास चला आता है, बहमनी साम्राज्य के पास। यही मैं बताना चाह रहा था। बच्चों इसमें एक बुक लिखी गई है आयुर्वेद पर, जो खुद हरिहर द्वितीय के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है सुधा निधि। सुधा निधि एक पुस्तक है जिसका नाम है खुद क्या है, सुधा निधि। अब देखो देवराय प्रथम के बारे में बताते हैं। बच्चों देखो जब देवराय प्रथम आया ना, तो पहली चीज क्या हुई, किसका आक्रमण था, फिरोज शाह का, के आक्रमण से परेशान इसने रायचूर दोआब क्षेत्र, रायचूर दोआब क्षेत्र
को छीन लिया। और किसमें मिला दिया बच्चों? बहमनी में मिला दिया। अब समझिएगा। अच्छा, इससे क्या हुआ? देवराय प्रथम को देवराय प्रथम को एज अ राजा बहुत खराब लगा होगा, तो उसने क्या किया? उसने तुंगभद्रा रिवर पे, बताया था ना अभी, क्या है ये? तुंगभद्रा रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, इधर कावेरी है, इधर क्या है? पसार है, इधर पेन्नार है। ऐसी नदियां हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? रायचूर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? रायचूर। रायचूर क्षेत्र किस पे चला गया? वापस से बहमनी पे चला गया। तो ये वाला जो रायचूर क्षेत्र बहमनी पर चला गया। तो अब ये जो क्षेत्र बचा तुंगभद्रा, तो इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया एवं सिंचाई की उचित व्यवस्था की। बच्चों, इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट एक आएगा, निकोलो कोंटी, इटालियन विदेशी यात्री आएगा। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य में क्या करता है पता है बच्चों? सही जोड़ी बना के कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको एक टेबल ही दे दूंगा, एक टेबल बनवाऊंगा अभी आपको, कि कौन कौन से विदेशी यात्री और कौन कौन से शासन किसी किसी काल में आए हैं। तो इसके शासन काल में एक इतावली यानी इटली यात्री निकोलो कोंटी, तो याद रखिएगा, इटली यात्री निकोलो कोंटी इसके शासनकाल में भारत आता है। क्या नाम है बच्चों? निकोलो कोंटी, जो किसके शासनकाल में भारत आता है? देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है। और जब आता है तो वो निकोलो कोंटी ना भारत के महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली, होली इत्यादि का वर्णन करता है अपनी पुस्तक में। बच्चों, इस दौरान एक और पुस्तक लिखी गई था, हरविलास ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? हरविलास ग्रंथ। हरविलास ग्रंथ के रचनाकार तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। इसके शासनकाल में एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है हरविलास ग्रंथ। और हरविलास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? श्रीनाथ के द्वारा, तेलुगु कवि श्रीनाथ, तेलुगु कवि। क्वेश्चन पूछता है किसके शासनकाल में जल समस्या उत्पन्न हो गई थी? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में जल समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए क्या किया गया? उसने फिर क्या किया? बांध बनवाया तुंगभद्रा नदी पर। अब देवराय द्वितीय के बारे में बच्चों, अच्छा इसको समझ रहे हैं? ये कृष्णा है, ये तुंगभद्रा है, ये कावेरी है, ये पेन्नार है, ये पसार है, ये विजयनगर और ये बहमनी। इस तरीके से लोकेशन। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान राजा देवराय द्वितीय को माना जाता है।
क्योंकि ये सबके साथ मैत्रीवत संबंध रखा और दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने का काम करता है। मतलब जितने राजा रहते हैं उन राजाओं की पूरी ताकत का इस्तेमाल कौन करता है? देवराय द्वितीय करता है। और देवराय साहित्य का एक महान संरक्षक माना जाता है। जो यहाँ पे श्रीनाथ दिख रहे हैं ना, श्रीनाथ का वास्तव में संरक्षक किसने किया था? देवराय द्वितीय ने किया था। श्रीनाथ ने पुस्तक लिखी थी, लेकिन श्रीनाथ को लंबे समय तक साहित्य के क्षेत्र में कौन बचा कर रखा था? देवराय द्वितीय बचा के रखा था। बच्चों इसके संबंध में जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है, एक फारसी यात्री, देखो ये इटालियन था, अब कौन सा यात्री? फारसी यात्री, अब्दुल रज्जाक। इसके शासनकाल में आता है। साहित्य का संरक्षक कहलाता है। इसने गज बेटकर की उपाधि धारण की। गज बेटकर की उपाधि, इसने किसकी उपाधि धारण की? गज बेटकर की उपाधि धारण। गज बेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी, जो हाथियों का शिकार करता है। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक क्या बोलता है विजयनगर के संदर्भ में? यह बोलता है कि उसके द्वारा जीवन में देखा गया सबसे सुंदर नगर है। कौन सा बच्चों? यही है। यहां पे आपको दो चीजें याद रखनी बच्चों। एक सुधा निधि मैंने यहां पे बताया था बच्चों, तो सुधा निधि का संस्कृत ग्रंथ। दूसरा हरविलास ग्रंथ को पूरा करवाया। तीसरा ब्रह्मदत्त के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है बच्चों, जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखवाने का कार्य किया। मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही अब्दुल रज्जाक, फारसी यात्री। ये कौन सा यात्री था? इटालियन, इटली यात्री। अब बच्चों एक व्यक्ति आते हैं, कौन? मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन के संदर्भ में यहीं पे लिख देता हूं, मैं खत्म कर देता हूं यहीं पे। मल्लिकार्जुन के संदर्भ में बात यह है बच्चों कि सबसे लंबा शासनकाल जो रहता है वो सबसे लंबा शासनकाल, पहली चीज। दूसरा चीज बच्चों, चीनी यात्री, चीनी यात्री माहुयान। क्या नाम है उसका? माहुयान। तो चीनी यात्री माहुयान आता है। और इसके शासनकाल में संगम वंश का पतन चालू होता है, पतन चालू हो जाता है। संगम वंश का क्या होता है? पतन चालू हो जाता है।
और इसका अंतिम राजा जो रहता है बच्चों, वो उसका नाम क्या रहता है? विरूपाक्ष। अंतिम राजा विरूपाक्ष। अच्छा, विरूपाक्ष को कौन हराएगा बच्चों? तो नरसिंह सालुब हराएगा। कौन हराएगा? नरसिंह सालुब हराएगा। और किसकी सहायता से हराएगा? तो नरसिंह सालुब हराएगा विरूपाक्ष को नरसा नायक की सहायता से। नरसा नायक बच्चों इसका अच्छा सेनापति है, और ये किसको हराएगा? विरूपाक्ष को हरा देगा। और विरूपाक्ष को हरा के क्या संगम वंश का क्या हो जाएगा? संगम वंश का पतन जाएगा। आज के लेक्चर को 1.5 की स्पीड में करके बढ़ाइएगा आप लोग, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले यहीं पे कहानी खत्म कर देते हैं बच्चों। अगला वंश कौन सा दिख रहा है? सुलु वंश। सुलु वंश किसकी, कहां पे? यही, ये एक्चुअली ये वंश यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूं। इस वंश को यहीं पे हम करते हैं खत्म, इतने में हो जाएगा। देखिए, सालु वंश का जो संस्थापक राजा है वो क्या है? शालुब नरसिंह है। शालुब नरसिंह में किसकी सहायता से किया है? नरसा नायक। तो देखो, आपको अभी मैंने पढ़ाया, शालुब जो है वो बच्चों नरसा नायक की सहायता से, किसकी सहायता से? नरसा नायक की सहायता से किसको हराता है? विरूपाक्ष को हराता है। किसको हराता है? विरूपाक्ष को हराता है। और किस वंश की स्थापना करता है? सुलु वंश की। और सुलु वंश कितने समय के लिए होता है? मात्र 20 वर्ष के लिए। तो सुलु वंश के बारे में खासियत, सालु और नरसा नायक वर्सेस विरूपाक्ष, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये जीत जाते हैं। अब सबसे कम समय के लिए शासन, सबसे कम समय का वंश, कितने वर्ष का? मात्र 20 साल का। बच्चों, प्रारंभ में राजा कौन बनता है? तो प्रारंभ में राजा सालुब नरसिंह बनता है। कौन बनता है? सालुब नरसिंह। तो सालुब नरसिंह का उत्तराधिकारी बच्चों जो होता है उसका नाम होता है इम्माडी नरसिंह। क्या नाम होता है? इम्माडी नरसिंह। इसका क्या होता है? पुत्र होता है, उत्तराधिकारी। सालुब नरसिंह का पुत्र कौन होता है? इम्माडी नरसिंह। और इधर कौन रहता है बच्चों? इधर नरसा नायक। तो होता यह है कि सालुब नरसिंह राजा बनने के बाद क्या होता है? राजा बनने के बाद उसका उत्तराधिकारी होता है इम्माडी नरसिंह। तो इम्माडी नरसिंह जो होता है, इम्माडी नरसिंह का किसके साथ संबंध अच्छा नहीं रहता है? नरसा नायक के साथ नहीं रहता। नरसा नायक का क्या हो जाता? नरसा नायक कौन है? सेनापति है। तो नरसा नायक का प्रभाव विजयनगर पे ज्यादा पड़ने लगता है। तो दोनों के बीच विवाद चालू हो जाता है। किसके बीच? नरसा नायक और इम्माडी नरसिंह के बीच विवाद चालू हो जाता है। तो इम्माडी नरसिंह को जब इम्माडी नरसिंह के साथ क्या होता है? विवाद चालू होता है। तो इम्माडी नरसिंह को क्या करता है बच्चों? नरसा नायक बंदी बना लेता है। और बंदी बना के पेनकोंडा नामक एक जगह है, वो पेनकोंडा के किले में उसको नजरबंद कर देता है। तो पेनकोंडा के किले में नजरबंद कर देता है। किसको? हाँ। और अच्छा, ये लड़ाई लंबी चलती है। नरसा नायक तो किस जनरेशन का है? सालुब नरसिंह की जनरेशन का है। लेकिन नरसा नायक का एक पुत्र होता है बच्चों, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वीर नरसिंह। क्या नाम है? वीर नरसिंह। क्या करता है बच्चों?
जैसे ही इसको नजरबंद किया जाता है तो वीर नरसिंह क्या करता है, एक नए वंश का उदय बोल देता है, उस वंश को तुलु वंश बोल देता है। क्या बोल देता है? तुलु वंश बोल देता है। और वीर नरसिंह क्या करता है, इम्माड़ी नरसिंह को पूरी तरीके से हटा देता है, ठीक है, और खुद क्या करता है, किस वंश की स्थापना कर देता है, तुलु वंश की स्थापना कर देता है। याद रहेगा। एक बार में समरी में तौर पे सुनेगा, सालुब नरसिंह और नरसा नायक मिल करके संगम वंश के अंतिम राजा विरूपाक्ष के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं और सालुब नरसिंह और नरसा नायक जीतते हैं। क्योंकि सालुब नरसिंह का जो उत्तराधिकारी होता है वो इम्माड़ी नरसिंह होता है, वो राजा बनना चाहता है, वहीं पे नरसा नायक ये सोचने लगता है कि राजा मुझे बनना चाहिए, तो नरसा नायक वर्सेस इम्माड़ी नरसिंह हो जाता है। जब नरसा नायक वर्सेस इम्माड़ी नरसिंह होता है तो इम्माड़ी नरसिंह को कहां नजरबंद कर दिया जाता है, पेनकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया जाता है। फिर बाद में जो नरसा नायक का पुत्र रहता है वीर नरसिंह, इसकी हत्या कर देता है, इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर देता है, और कौन सा वंश की स्थापना करता है, तुलु वंश की स्थापना करता है। और ये जो आप तुलु वंश जब आप पढ़ेंगे ना बच्चों, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट राजा रहेंगे कृष्णदेव राय। कौन रहेंगे? कृष्णदेव राय। तो संगम वंश में मतलब विजयनगर में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण राजा जो माना जाता है कृष्णदेव राय को माना जाता है। तो पूछता है कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तो तुलु वंश के थे। किस वंश के थे? तुलु वंश के। तो इस वंश के दो राजा कौन हो गए, सालुब नरसिंह और इम्माड़ी नरसिंह। और अगला कौन सा वंश आने जा रहा है, तुलु वंश। हाँ पूछिए। हाँ 2 दिन लगता है विजयनगर, 2 दिन लगेगा आज भी। इसलिए मैंने बता दिया, तुलु वंश स्टार्ट करेंगे, तुलु वंश की कुछ बेसिक बात बताएंगे, प्रमुख राजाओं को बताएंगे, फिर कृष्णदेवराय को कल से स्टार्ट करेंगे, कृष्णदेवराय के बारे में पूरा पढ़ेंगे क्या क्या है। कृष्णदेवराय की रचनाएं, अमुक्त माल्यद हमेशा पूछता है, अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है, ये प्रश्न पूछता है। आपको मैं जो विजयनगर पढ़ा रहा हूं बच्चों, शॉर्टकट में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं बोला कि अच्छे से ही पढ़ा देता हूं, एक एक चीज को डिटेल में जान जाओगे, अच्छी चीज है। और जो भी वीडियो बन रहा है पूरे हिंदुस्तान के लिए बन रहा है, ये भी है। आगे बढ़े। चल अब बच्चों कौन से वंश की बात कर रहे हैं, तुलु वंश की बात कर रहे हैं, जो कि 1505 से 1570 तक रहेगा। ऐसी है कुछ, है ना। और 1505 से 1570 जब रहेगा तो इसमें ना प्रमुख राजा कौन कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले वीर नरसिंह, दूसरे जो इंपॉर्टेंट राजा है कृष्ण देव राय। एक्चुअली जो भी इंपॉर्टेंट है सब इन्हीं के टाइम के इंपॉर्टेंट। तीसरे जो राजा है उनका नाम है अच्युत राय, और चौथे जो राजा रहेंगे वो रहेंगे सदा शिव राय। 4 राजा रहेंगे। ठीक है। वीर नरसिंह का जो शासन रहेगा वो 1505 से 1509 रहेगा। पंद्रह सौ पांच से 1509, 1509 से 1530,
बच्चों आप इसमें शासनकाल देखोगे तो लगभग 21 वर्ष का शासनकाल किसका रहा है? कृष्णदेवराय का रहा है। किसका रहा है? कृष्णदेवराय का रहा है। और 1530 से 1542 और 1542 से फिर 1570। अभी आप यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ाया जाएगा जिसको तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं, जिसको राक्षस गंडी युद्ध कहा जाता है। राक्षस गंडी या तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, वीर नरसिंह के बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तुलु वंश का संस्थापक। बच्चों पहले क्या होता था, विवाह होता था तो विवाह पर टैक्स लगता था। इसने विवाह कर को समाप्त किया। विवाह कर को समाप्त किया। किसने समाप्त किया? वीर सिंह ने। किसने समाप्त किया? वीर सिंह ने। और खुद को भज बल की उपाधि दी। भज बल की उपाधि, भज बल की उपाधि ले रहा है कौन? वीर नरसिंह। आपको याद है बच्चों, इसका टाइम पीरियड देखो क्या दिख रहा? 1505 से 1570 में, 1505 से लेकर 1509 है। तो 1505 से 1509 के टाइम में बच्चों अगर आप भारत के बारे में सोचो तो भारत में पुर्तगालियों का आगमन हो चुका है। पुर्तगाली भारत में कब आए हैं? 1498 में, वास्को डी गामा में। फिर इसके बाद धीरे धीरे एक व्यक्ति रहता है अल्फांसो डी अल्बुकर, एक व्यक्ति रहता है अल्मीडा। क्या रहता है? अल्मीडा। तो बच्चों ये एक पहला ऐसा राजा रहता है जो पुर्तगाली गवर्नर के साथ, अल्मीडा के साथ घोड़ों को लेके, किसको लेके? घोड़ों को लेके खरीदने का समझौता करता है। तो पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से अगला जो बच्चों राजा है वो राजा है कृष्णदेवराय। पेश नामक, ये मिलता नहीं है बच्चों कहीं पे, पेश नामक इटली दूत शासन का विस्तार से वर्णन करता है और सबसे लंबा समय बिताता है। बच्चों आपने बाबरनामा सुना है ना? तो बाबरनामा में बाबर ने इसे सबसे महानतम राजा कहा है। बच्चों कृष्णदेवराय के जो एक व्यक्ति रहते हैं कृष्णदेवराय के टाइम में, उस व्यक्ति का नाम है इटली राजदूत पेश। और पेश क्या करता है? सबसे लंबे समय तक कृष्णदेवराय के साथ समय बिताता है और उसके बारे में लिखता है। बाबरनामा जो बाबर के द्वारा लिखी गई है उसमें कृष्णदेवराय को सबसे महानतम राजा बताया गया है। बच्चों ये बहुत सारी सैन्य उपलब्धियां करेगा और अलग अलग क्षेत्रों को जीतेगा। आपको पता है बहमनी अलग अलग कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है? 5, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, याद आ रहा है? सबसे शुरू में बताता था।
तो उसमें से उन क्षेत्रों को जीतना चालू करेगा। ये पहला जो युद्ध लड़ेगा वो 1507 में 1510 में बीदर के शासक महमूद शाह से लड़ेगा। तो देखिएगा इसकी युद्ध लड़ाइयां, पहला जो लड़ाई है 1510 में बीदर शासक महमूद शाह से, और महमूद शाह को हरा देगा। 1513 से लेकर 1518 तक 5 साल तक ये उड़ीसा के शासक गजपति के विरुद्ध अभियान करेगा। आप सोच लो उड़ीसा पहुंच जा रहा है विजयनगर का आदमी, है ना। 1513 से 1518 के बीच गजपति उड़ीसा के शासक से लड़ाई। गोलकुंडा को हराएगा। 1520 के में आसपास वो क्या करेगा, गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लेगा। और बच्चों इसका टाइम पीरियड कहां तक हुआ है, 1530 तक रहा है। इसकी आखिरी लड़ाई जो है ये 1522 में, आपको पता ना रायचूर किसके पास चला गया था, बहमनी के बाद। तो इसके 4 काम आपको याद रखना है स्पेशली। देखो गोलकुंडा 1512 में बना है, लेकिन 1520 में किसके पास चला गया है? हाँ, और बीजापुर क्षेत्र किसके पास चला गया है, कृष्णदेवराय, समझ गए। और बीदर क्षेत्र भी किसके पास चला गया है, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय इतने चीजों में जीतते हैं, इसका सबसे मतलब कृष्णदेवराय इतना अच्छा राजा रहता है, इसका 2 कारण रहता है बच्चों। इसको आर्थिक और सैन्य दोनों सुदृढ़ रहते हैं, क्योंकि इसे पुर्तगालियों की मदद मिलती है। किसकी मदद मिलती है, पुर्तगालियों की मदद मिलती है। और पुर्तगालियों के साथ क्या करता है, अच्छा संबंध रहता है। तो पुर्तगालियों से क्या काम करते हैं, घोड़े खरीदने का काम करते हैं। तो आर्थिक और सैन्य सहायता, इन सब के लिए आर्थिक एवं सैन्य सहायता पुर्तगालियों द्वारा की जाती है, क्योंकि पुर्तगालियों को व्यापार करना है, इसलिए पुर्तगाली उसकी सैन्य सहायता करते हैं, पुर्तगालियों द्वारा की जाती है। बच्चों इसके शासनकाल में एडुआर्ड बारबोसा, क्या बोल रहे हैं, एकदम अलग नाम, एडुआर्ड बारबोसा नामक पुर्तगाली यात्री आता है, भारत आता है। एडुआर्ड बारबोसा नामक पुर्तगाली यात्री आता है, और डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री कौन कौन से हैं, डोमिंगो पायस और एडुआर्ड बारबोसा, ये 2 व्यक्ति रहते हैं। तो पुर्तगालियों के साथ इससे क्या संबंध है, क्लियर हो गया है ना। अब कृष्णदेवराय इतना बड़ा शासन करता है, तो इतना बड़ा शासन, इतना अच्छा शासक रहता है, तो उसके पास टीम रहती है, जिस टीम को अष्ट दिग्गज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अष्ट दिग्गज कहा जाता है। तो अष्ट दिग्गज की सूची मैं आपको दूंगा, उसके साथ साथ ये
कृष्णदेव राय साहित्य में बहुत रुचि रहती है और कृष्णदेव राय खुद ही क्या रहते हैं, संगीतज्ञ और खुद ही लेखक रहता है। तो उस कृष्णदेव राय बहुत सारी रचनाएं करता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अमुक्त माल्यद है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देखो बार बार बोल रहा हूं, ये हो सकता आ भी जाए इससे। अमुक्त माल्यद 2 से 3 बार पीएससी पूछ चुका है। अमुक्त माल्यद किसकी रचना है, कृष्णदेव राय की है। कौन सी भाषा में है, तो तेलुगु भाषा में। भाषा भी याद कर लो, तेलुगु भाषा में। बच्चों दूसरी जो बुक है इसकी बुक का नाम है जामवंती कल्याणम, और तीसरी बुक है उषा परियाणम। कल्याणम 3 पुस्तक, अमुक्त माल्यद, उषा परिणाम, जामवती कल्याणम। ये दोनों जो है बच्चों ये संस्कृत भाषा में। ये रचनाएं हैं बच्चों, किसकी रचना है, कृष्णदेव राय। एक चीज मैं आपको भेज रहा हूं आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, आपने तेनाली रामा का नाम सुना है? आपके ग्रुप में देखिए बच्चों, भेज दिया गया है। ये अष्टदिग्गज से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अलसानी, पेदाना, नंदती मना, धूर्वा नारायण कवि, रघुनाथ नायक, आराना, भट्टू मूर्ति और तेनाली रामा। दिख रहा, तेनाली राम कृष्ण, तेनाली रामा जिसको बोलते हैं, प्रसिद्ध विदूषक, कवि, बुद्धिमान दरबारी, व्यंग्य और हास्य काव्य में निपुण। दिखा, ये अष्ट दिग्गजों की क्या भेजा हूं आपको, सूची भेजा हूं मैं आपको। तो ये सूची से कल स्टार्ट करेंगे, है ना। और ये सूची को आप एक बार देख लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। अमुक्त माल्यद एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। उषा प्राणायाम और जामवंती कल्याणम किसमें, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एडवर्ड बारबोसा और डोमिंगो पायस, ये दोनों क्या है, ये पुर्तगाली यात्री हैं बच्चों। पुर्तगाली यात्री हैं जो कृष्णदेव राय के टाइम में आए थे। पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय का अच्छा संबंध था। आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त हुई है किससे, पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से क्या कितने का काम किए हैं, घोड़े खरीदने का काम करें। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मैं क्लास लेता हूं तो पैटर्न बनाता हूं, ऐसा 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 लिखना, ऐसा लिखना, ऐसा लिखना। क्यों, जैसे इसको मैं इसको यहीं पे लिखा, क्यों, क्योंकि मेरे को उसको इससे जोड़ के दिखाना था। तो इस चीज को जरूर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, है ना। आपका नोट्स बहुत सिस्टमेटिक है। ये अभी मैं पहले बार हैंड रिटन नोट्स में पहले बार बना रहा हूं, पूरा प्रॉपर एक एक चीज लिख के। और इसके पहले क्या क्या पीपीटी नोट्स इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, पीपीटी में नोट्स बहुत ज्यादा। मैं आपको अभी मैं ना लास्ट में 5 दिन या 4 दिन क्लास लूंगा, जिसमें हम रिवीजन करेंगे। एक दिन में हम पूरा एंशिएंट पीपीटी के माध्यम से देख लेंगे, जिसमें 3 घंटे या 4 घंटे की क्लास होगी। 4 घंटे में आप एंशिएंट, 4 घंटे में मिडिवल, 4 घंटे मॉडर्न, जिसमें पूरा पीपीटी में आप देख लेंगे, पूरा पीपीटी बना हुआ है सब चीज का। लेकिन इसको हम ऐसे जानबूझ के लिख के पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें टाइम भी लगता है, पीपीटी से जल्दी कवर होता है, लेकिन इसमें टाइम भी लगता है। लेकिन यह है कि चीजें ऐसे करने से आपको, आप जब किसी भी कंटेंट में समय देते हो बैठ के, थोड़ा सा समय लगता है तो आपको चीजें याद होती है, बस इसलिए उद्देश्य लिखा के। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आज का डेट बताइए, 27।